बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरेशन हब। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर बायो बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने प्लास्टिक तक पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस जो है ये सेंट्रल पार्ट है किसी भी सेल का और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था, सबसे पहले रिपोर्ट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1838। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, इसको बहुत अर्ली डिस्कवर किया था बिकॉज़ ये जो है एक प्रोमिनेंट था अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज़ की बनिस्बत। ये जो है जब इसको किसी सेल की स्टडी करते थे तो ये बहुत प्रोमिनेंट दिखता था कलर में भी। It stand out is slightly darker than the surrounding cytoplasm. So they are typically about इसकी साइज़ की बात करें तो ये 10 माइक्रोमीटर का होता है in diameter और it is one of the most important organelle because it control the metabolic activities. It control the metabolic activities मीन्स के जो भी तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी भी बॉडी में तो उनको ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है और ये तमाम रिएक्शंस जो होते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलते रहते हैं और किसी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी जिंदा रहने के लिए। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये करता है और ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए। इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए। ठीक है, और ये अगर इसकी शेप की बात करें तो ये इर्रेगुलर होता है या स्फेरिकल इन शेप होता है और जनरली अगर हम देखें तो द सेल्स हैविंग वन न्यूक्लियस सो इट इज़ कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। कुछ सेल्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस को भी कंटेन करते हैं, तो अगर एक न्यूक्लियस उसमें किसी सेल में होगा तो वो कहलाएगा मोनोन्यूक्लिएट। अगर दो होंगे बाई न्यूक्लिएट और अगर मेनी होंगे देन टू न्यूक्लियाई सो देट आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट। फिर नेक्स्ट इसकी पार्ट्स की बात आ जाती है कि न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके स्ट्रक्चर में। सो वो कौन कौन से हैं तो उनमें है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं इस न्यूक्लियस के। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है एंड क्रोमोसोम्स है। अब अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बारी आती है, अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं सो मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर वॉल होता है किसी भी ऑर्गेनेली का। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। और outer membrane of the nucleus is the nuclear membrane which separate the nucleus from the cytoplasm। ठीक है, यहाँ पर सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो ये इस न्यूक्लियस को उससे अलग करता है। ठीक है, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में। अब जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एक्चुअली ये न्यूक्लियर इन्वेलप के तौर पे काम करता है। ठीक है, और composed of two membrane और the outer membrane is continuously with endoplasmic reticulum। और ये इसके अलावा एक और बात भी है कि जो outer membrane होता है ये इस तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ ये उसकी तरफ ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पे।
वाइल जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनक्लोज होता है न्यूक्लियर कंटेंट के साथ। ये इनर वाला जो मेम्ब्रेन है, ये इनर वाला मेम्ब्रेन जो है ये इनक्लोज होता है न्यूक्लियर कंटेंट से। अंदर इसके अंदर न्यूक्लियर कंटेंट है ना, उसके साथ ये इनक्लोज होता है। सो दीज मेम्ब्रेन्स आर नॉट कंटिन्यूसली लिविंग सर्टेन पोर्स एट द पॉइंट्स द न्यूक्लियर पोर्स। और इसके अलावा एक और बात भी है कि यहाँ जो ये मेम्ब्रेन है इसमें न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स की एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये तो इसकी मेम्ब्रेन की बात हो गई। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। अगर हम न्यूक्लियोलस की तरफ देखें, उसकी बात करें, तो इट इज़ डार्कली स्टैंड बॉडी होती है विद इन द न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस के बिटवीन एक डार्कली स्टैंड मीन डार्क कलर की एक बॉडी होती है एंड विदाउट एनी मेम्ब्रेन, और इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता जो कि सेपरेट करता है फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल। और इसके अलावा यहाँ किसी भी न्यूक्लियस में वन आर मे बी वन आर मोर न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड होते हैं, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड होते हैं एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस, और यहीं पर स्टोर होते हैं और यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड होते हैं। न्यूक्लियोलस है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स। ये भी कंपोज्ड होता है 2 रीजन से, मींस के जो द पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स एरिया है, जो इसका पेरिफेरल साइड पे जो एरिया है वो कंपोज्ड होता है राइबोसोमल सब यूनिट से। ये कंपोज्ड होता है राइबोसोमल सब यूनिट से। एंड जो सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रल फिब्रिलर एरिया कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरएनए एंड आरडीएनए। बीच में जो है वो पेरिफेरल ग्रेन्यूल मींस फाइबर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड आरडीएनए प्रेजेंट होता है इंटर की साइड पे। ठीक है, साइड्स पे राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं जो कि यहीं पर सिंथेसाइज्ड होते हैं राइबोसोमल आरएनए, और साइड पे इनमें बीच में इनमें प्रेजेंट होता है आरएनए एंड आरडीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, ये न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात तो हो गई। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, तो द न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इज़ अ कोलॉइडल मिक्सचर। न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ अ कोलॉइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड आयंस। कोलॉइडल मिक्सचर मींस के बिल्कुल इनकी मिक्सचर नहीं बनी होती है, जो कि हम बिल्कुल उसको कहते हैं कि एक हलपजीर, बल्कि इनमें डिफरेंट सब्सटेंसेस डिस्पर्स हुए होते हैं जो कि तय पर नहीं बैठते। तो इट्स मीन कोलॉइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड आयंस। और ये सर्व करते हैं इज़ अ मैट्रिक्स इन विच न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स क्रोमैटिन इज सस्पेंडेड। और यहाँ पर क्रोमैटिन होते हैं, ये यहाँ एरिया जो है ना, यहाँ पर क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, और ये पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमैटिन इज सस्पेंडेड, यहाँ पर इर्द गिर्द क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, और ये सर्व करते हैं एज अ स्टोरेज प्लेस फॉर एंजाइम्स, रॉ मटेरियल्स, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए एंड आरएनए की सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर एंजाइम्स और रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स में, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और आरएनए सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि अब यहाँ पर हम कहें कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है या आरएनए की सिंथेसिस कैसी होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पर आप जस्ट न्यूक्लियस को अच्छे से समझ लें। तो अब इन तीनों की बात हो गई। लास्ट वन है क्रोमोसोम्स। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमैटिन मटेरियल इज स्टेन्ड इज अ डार्क थ्रेड लाइक। ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये
एक थ्रेड लाइक होते हैं, डार्कर इन कलर होते हैं, और जब सेल्स की डिवीज़न होनी होती है तो स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोज़ोम की तरह, ठीक है, क्रोमोज़ोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब इसको स्टडी किया गया तो क्रोमोसोम्स अपीयर टू बी मेड अप ऑफ आर्म्स एंड सेंट्रोमियर्स, ये आर्म्स एंड सेंट्रोमियर्स बना रहे थे, यही क्रोमेटिन। एंड सेंट्रोमियर इज़ द सेंट्रोमियर, और आर्म्स बना रहे हैं, ये आर्म्स है। सेंट्रोमियर्स क्या करते हैं? सेंट्रोमियर इज़ द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी कि जब सेल की डिवीज़न होती है तो स्पिंडल्स बनते हैं, इस तरह से स्पिंडल्स बनते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये सेंट्रोमियर की जगह पे ये स्पिंडल्स बनते हैं जब सेल की डिवीज़न होनी होती है। तो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट अ पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर। जैसे कि अब ये 2 आर्म्स है और ये एक बीच वाला क्या है, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, एट द पॉइंट ये हेल्ड टुगेदर होते हैं। फिर अगर क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, बेसिकली ये क्रोमोसोम्स ही डीएनए एंड प्रोटीन्स होती हैं, और ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़ इज़ लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। यही क्रोमोसोम्स पर ही जो है तमाम सेल्स की एक्टिविटीज़ की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एंड इसके अलावा जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का और वो ट्रांसफ़र होता है, तो भी वो सारा कुछ न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स ही वो कंटेन करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, and the number of chromosomes in all individuals of the same species remain constant generation after generations। मीन्स के कोई अगर ह्यूमन की एग्जांपल ले ले तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो ह्यूमन की जनरेशन्स में भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। अगर प्लांट्स में हम देखें तो उनमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे, तो उनकी जनरेशन में उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। तो जनरेशन टू जनरेशन उनके क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम होती है। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक